हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्या क्वेश्चन है। सो दैट द रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ all polygons as r equals p1 comma p2 such that p1 and p2 have same number of sides is an equivalence relation। फिर इसके आगे एक क्वेश्चन और जुड़ा है जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि आपके पास एक रिलेशन कैपिटल आर है जो कहाँ से जनरेट हुआ है, सेट ए से। और सेट ए क्या है, सेट ए जो है ऑल पॉलीगन्स मीन्स जितने भी पॉलीगन्स होते हैं वे सब इस सेट ए के एलिमेंट हैं, ठीक है ना। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें 3 या मोर देन 3 साइड्स होती हैं, ठीक है ना। जैसे आपका ट्राइंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल्स, ऐसे आपके आगे भी 5 साइड्स वाले, 6 साइड्स वाले, 7, 8 जितने भी बन सकते हैं, ठीक है ना। वो सब पॉलीगन्स होते हैं। तो जो पॉलीगन्स हैं वो इस सेट ए के एलिमेंट हैं, ठीक है। और इसी सेट ए से जनरेट हुआ है कौन, आर। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और आर की डेफिनेशन क्या दी है, आर इक्वल्स P1 कामा P2 सच दैट P1 एंड P2 have same numbers of sides, ठीक है। मीन्स जो रिलेशन R है उसके जो एलिमेंट हैं वो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है P1 कामा P2। और P1 कामा P2 के बीच बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग ये है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मीन्स दोनों ही जो आपके P1 और P2 दो कंपोनेंट्स हैं इनमें साइड्स के जो नंबर हैं वो सेम हैं। जैसे अगर इसके पास 3 साइड्स है तो इसके पास भी कितनी है, 3। इसके पास 4 है तो इसके पास भी 4। इसके पास 5 है तो इसके पास भी 5। तो मीन्स उन्हीं पॉलीगन्स को यहाँ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जा सकता है जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम हो। ओके, ये यहाँ पे बॉन्डिंग है। हमें प्रूव करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन आर है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो दिया है आपका डेफिनेशन इसको अपने तरीके से लिखते हैं, जैसा हर बार हर क्वेश्चन में करते आए हैं तो यहाँ भी करेंगे। तो कैसे लिखते हैं, P1 कामा P2 बिलोंग्स टू आर सच दैट, ये देखो ये P1 कामा P2 बिलोंग्स टू आर, ये करते हैं। फिर ये जो सच दैट आपका ऐसे है, इस सच दैट को एरो के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक। बाकी पूरा वही उतार लो। तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, आपको पता ही है हमेशा यही करते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव में हमने आपको बताया था कि ये जो स्टेटमेंट होता है यही यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन P2 के प्लेस पर भी P1 लिखेंगे। मीन्स जो सेकंड कंपोनेंट है वहाँ भी यही फर्स्ट वाला कंपोनेंट लिखते हैं। तो लिखो, तो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो जब हमने ऐसा किया तो हमें एक नया स्टेटमेंट मिलता है। अब ये देखना है कि ये जो नया स्टेटमेंट मिला है क्या ये पॉसिबल है। तो पढ़ो इसको, समझ में आएगा। P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जो पॉलीगन्स यहाँ लिखा है वही पॉलीगन्स यहाँ भी लिखा है। तो जब दोनों सेम ही हैं तो उनके नंबर ऑफ साइड तो सेम होने ही होने हैं। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल हो गया तो दोनों के तो सेम होंगे ही, है ना। और फिर ये तो वही चीज़ सेम वही है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, पॉसिबल। और यदि आपका ये पॉसिबल है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे,
P1 कामा P1 बिलोंग्स टू R, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ P1 और यहाँ P2 था तो P1 कामा P2 लिखा गया। अब यहाँ P1 है तो P1 कामा P1 लिखा जाएगा। अब बिलोंग्स टू R क्यों लिखा? क्योंकि पॉसिबल है। अगर नॉट पॉसिबल होता तो डज नॉट बिलोंग्स टू R लिखते, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। अब ये देखो, ये A कामा A बिलोंग्स टू R की तरह दिख रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये डेफिनीशन है किसकी? रिफ्लेक्सिव की। तो क्योंकि हमको रिफ्लेक्सिव की डेफिनीशन मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है। तो सो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर देखो क्या दिया है। सेकंड नंबर में आपको सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक चलिए चेक करते हैं। नंबर 2 सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमने आपसे बताया था कि ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक सेम एज इट इज नोट करेंगे। तो क्या है? P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ओके, फिर हमने आपसे कहा था कि ये कंपोनेंट इंटरचेंज कर देना है। P2 को यहाँ लिख देंगे, P1 को यहाँ। तो क्या मिलेगा? P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना। तो जो ये नया स्टेटमेंट मिला, अब ये देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो आप बताओ, P1 एंड P2 वही कल की तरह वाले क्वेश्चन की तरह है कि P1 एंड P2 दोनों के पास साइड सेम है। अगर ऐसे पलट दिया P2 और P1 कहें तो भी तो साइड सेम ही होगी, ठीक। तो कहने के तरीके से आप उसका अगर तरीका बदल देते हो, क्रम बदल देते हो, तो नंबर ऑफ साइड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी पॉसिबल है। अगर ऊपर वाला पॉसिबल है तो नीचे वाला भी पॉसिबल है, और ऊपर वाला तो ऑब्वियसली पॉसिबल है ही, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ लिखेंगे पॉसिबल। और यदि ये पॉसिबल है तो हमें क्या लिखना चाहिए? P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R। कैसे लिखा हमने? यहाँ P1 और यहाँ P2 था तो P1 कामा P2। अब यहाँ P2 यहाँ P1 है तो P2 कामा P1 तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। अब क्योंकि पॉसिबल है तो बिलोंग्स टू R, नॉट पॉसिबल होता तो डज नॉट बिलोंग्स टू R, ऐसा लिखते, ठीक है। और एक चीज़ देखो, ये हमें एक डेफिनेशन मिल रही किसकी? सिमेट्रिक की। देखो A कामा B बिलोंग्स टू R और उसका उल्टा B कामा A बिलोंग्स टू R, है ना सिमेट्रिक। तो लिखेंगे सो रिलेशन R इज सिमेट्रिक। ओके, चलो अब चलते हैं हम लोग किस पर? ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव देखिए, नंबर 3 है ट्रांजिटिव। तो इसके लिए हमने कहा था कि जो ये स्टेटमेंट आपका है, सबसे पहले तो ये हम लोग नोट करते हैं। तो नोट करो, P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। और इसे सपोज करो इक्वेशन नंबर 1। फिर ये तो हमें गिवन था, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ लेट करेंगे, जैसा कि हर बार करते हैं। P1 P2 है तो हमने कहा था लेट करते समय जिस पर ये एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट करते हैं, मतलब P2। और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, तो क्यों ना P3 लिखें, देखने में भी अच्छा लगेगा, समझने में भी, है ना। तो P1 P2 ये दिया था, P2 P3 हमने लेट कर लिया। जैसे A B दिया होता तो B C हम लेट करते, X Y दिया होता तो Y Z लेट करते,
ऐसे पी क्यू दिया होता तो क्यू आर लेट करते, ठीक, या क्यू एस लेट करते, क्योंकि आर यहाँ था, कन्फ्यूजन होती तो क्यू एस करते। तो P2 कामा P3 बिलोंग्स टू R। अब ये देखो यहाँ P1 P2 है तो यहाँ P1 एंड P2 लिखा गया, यहाँ P2 P3 है तो क्या लिखना चाहिए, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव व्हाट वी हैव, यहाँ देखो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, मीन्स P1 और P2 के पास जो साइड्स हैं वो सेम है। सपोज इसके पास 5 साइड हैं तो इसके पास भी कितनी है, 5। अब यहाँ कह रहा है कि P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, मीन्स P2 और P3 की भी साइड्स का जो नंबर है वो सेम है। तो P2 और P1 का तो 5 5 था तो पता ही है, वही P2 यहाँ लिखा गया है, तो अगर इसका 5 था तो वही P2 तो है ये, तो इसका मतलब इसके पास भी 5 साइड्स हैं। तो जब इसके पास 5 है तो इसके पास भी 5 होंगी, क्योंकि यही तो ये कह रहा है कि P2 और P3 की साइड सेम है। तो अगर इसके पास 5 है तो इसके पास भी कितनी हुई, 5, मीन्स P1 के पास भी 5, P2 के पास भी 5, P3 के पास भी 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 और P3 के भी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सेम है कि नहीं, 5 5 तो आए। तो हम लोग लिख सकते हैं P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, लिख सकते हैं ना। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R। क्यों लिख दिया ऐसा, क्योंकि यहाँ P1 यहाँ P2 था तो P1 कामा P2, यहाँ P2 यहाँ P3 था तो P2 कामा P3। अब यहाँ P1 यहाँ P3 है तो P1 कामा P3 तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो क्या मिल गया आपको, ये देखो AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R और AC बिलोंग्स टू R। किसकी डेफिनेशन है, ट्रांजिटिव की। तो क्योंकि यहाँ ट्रांजिटिव की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब द गिवन रिलेशन R इज आल्सो ट्रांजिटिव। तो लिखेंगे सो रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। तो देखो ये ट्रांजिटिव भी है, तो जब तीनों है तो इसका मतलब हेंस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यही तो हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया, क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में आप ध्यान दीजिए, हमने आपको पूरा नहीं बताया था, आधा क्वेश्चन करवाया ना, तो थोड़ा सा इसमें बाकी है, देखते हैं क्या है वो। ये देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ की बात हो रही है, व्हाट इज द, देख रहे हो ना, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विथ साइड 3 4 एंड 5। अगेन करके हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ कह रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो जाहिर सी बात है ऐसे ही बनेगा, है ना। सपोज इट्स नेम इज ABC। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री का हो। तो हमने B को क्या मान लिया, 90 डिग्री, और इसकी साइड्स क्या है, 3 4 5। आपको पता है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेनियस होती है और वो सबसे बड़ी होती है। तो देखो इसमें 3 4 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, 5। 3 और 4 आप चाहे जहाँ लिख दो। तो हमने बताया था कि हमेशा ऐसे ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे 5 लिखा तो अब 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3, और या तो आप क्लॉकवाइज में लिखिए या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे 5 4 3 या 5 4 3, ठीक है ना। तो ये हो गया।
तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको कंफ्यूज बहुत कर रहा है, इसने राइट एंगल का नाम लेके आपको कंफ्यूज कर दिया और उसके बाद ये साइड्स बता के आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में साइड बार बार बोला गया है, लेकिन इसने जो साइड्स के ये मेजरमेंट दे दिए ना, ये आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ जिस साइड की बात हो रही है वो नंबर ऑफ साइड की बात हो रही है कि इसके पास कितनी साइड्स हैं। जैसे देखो 1 2 3, कितनी साइड है? 3। आपको पता है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ठीक है ना। तो आप ना तो इस 90 पर आपको ध्यान देना है और ना ये जो इसका मेजरमेंट दे दिया गया है 5 4 3 इस पर ध्यान देना है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है। क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। जैसे कि आपने देखा कि जो सेट ए है उसमें सारे पॉलीगन्स एलिमेंट के फॉर्म में हैं, उसमें ट्राइंगल भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है, आपके हेक्सागन भी है, पेंटागन भी है ना, बहुत कुछ है उसमें। तो उसमें से पूछ रहा है कि सेट ए में से ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? इस ट्राइंगल से। तो जब रिलेटेड की बात आती है तो हम लोग बॉन्डिंग समझते हैं उसको, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग क्या है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, मीन्स वही पॉलीगन्स रिलेटेड हैं जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है। तो आप बताओ, जब ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती हैं? 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड 3 किसी और में तो हो नहीं सकती, ट्राइंगल में ही होंगी। तो इस सेट ए में जितने भी ट्राइंगल हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्राइंगल है मैनी टाइप्स, बहुत सारी टाइप होती हैं उसमें, है ना। तो जितने भी ट्राइंगल हैं उन सब के पास भी तो 3 नंबर ऑफ साइड होंगी। तो इसका मतलब जितने ट्राइंगल हैं वो सारे के सारे ट्राइंगल इससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज ऑल ट्राइंगल्स हैव 3 नंबर ऑफ साइड्स। आपको पता है कि जितने भी ट्राइंगल हैं उनके पास 3 नंबर ऑफ साइड्स होती है। सो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स is related to given triangle। ओके, तो इस ट्राइंगल से रिलेटेड कौन है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है ना। मीन्स जितने भी ट्राइंगल्स हैं उन सब का सेट इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन ओवर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ से, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है 15 और 15 बहुत ही सिंपल है, आप उसको कर सकते हैं। 16 हमने इसके प्रीवियस वीडियो में करवा ही दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि लेट यल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। मीन्स ये जो यल है ये सभी लाइन्स का सेट है। मीन्स जितनी भी लाइन होती हैं, जितने टाइप की लाइन होती हैं, वे सब की सब इस सेट यल की एलिमेंट हैं। और आपका जो रिलेशन आर है वो इसी से जनरेट हुआ है। तो अगर इससे जनरेट हुआ है तो आर इज सबसेट ऑफ यल क्रॉस यल हम लिख सकते हैं। और यल क्या है? यल जो है वो आपका सेट ऑफ ऑल लाइन्स है। जितनी भी लाइन है वो सब इस सेट में एज ए एलिमेंट एग्जिस्ट करती हैं। और आर की डेफिनेशन क्या है? आर इक्वल टू L1 कामा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल। तो हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, L1 इज पैरेलल टू L2। अब कह रहा है कि सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसको अपने तरीके से लिख लें, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R सच दैट L1 इज पैरेलल ऑफ L2।
तो नंबर 1 पॉइंट सबसे पहले क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने आपको बताया था कि L2 के प्लेस पर भी L1 लिखना है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे L1 इज पैरेलल ऑफ L1। तो जो नया स्टेटमेंट मिला, अब ये देखो ये पॉसिबल है या नहीं, तो श्योरली पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी लाइन इटसेल्फ अपने के ही पैरेलल तो होगी ही, है ना, तो ये पॉसिबल है। ठीक, अगर ये पॉसिबल है तो क्या लिख सकते हैं, L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R, है ना। अब कैसे लिख सकते हैं ये हमने सारे क्वेश्चन में अब तक आपको बताया है, उम्मीद करते हैं इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कैसे लिख दिया। ठीक, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा। तो अब देखो ये A कामा A बिलोंग्स टू R के फॉर्म में आ गया, और A कामा A बिलोंग्स टू R क्या है, वो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। तो क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना। अब नंबर 2 क्या चेक करें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में देखो हमने कहा था ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है, तो लिख लो L1 L2 बिलोंग्स टू R सच दैट L1 इज पैरेलल ऑफ L2। फिर हमने कहा था कि फर्स्ट के प्लेस पे सेकंड वाला, सेकंड के प्लेस पे फर्स्ट वाला कंपोनेंट रखते हैं, तो L2 इज पैरेलल ऑफ L1। तो जो आपको ये नया स्टेटमेंट मिला, देखो क्या ये पॉसिबल है, यस 100% पॉसिबल है। जैसे देखो 1 पैरेलल लाइन और ये 2, ये L1 है, ये L2 है, दोनों पैरेलल हैं। तो अगर हम ये कहें कि L1 पैरेलल है L2 के, और या पलट के ये कह दें कि L2 पैरेलल है L1 के, बात तो एक ही हुई, है ना। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, और यदि ये पॉसिबल है तो क्या लिखना चाहिए, L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। तो आप देखो AB बिलोंग्स टू R और उसका उल्टा BA बिलोंग्स टू R, किसकी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक की। तो लिखेंगे सो रिलेशन R इज सिमेट्रिक। ओके, 2 चीज़ें क्लियर हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब बारी किसकी है, ट्रांजिटिव की। चलो ट्रांजिटिव भी कर लेते हैं तेजी से। तो नंबर 3 है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने कहा था कि पहले तो गिवन स्टेटमेंट लिखते हैं। तो गिवन क्या था, L1 L2 बिलोंग्स टू R सच दैट L1 इज पैरेलल ऑफ L2, और इसे सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद फिर लेट करते हैं। लेट में देखो जिससे एंडिंग हुई है इसकी, उसी से स्टार्टिंग होनी चाहिए, L2। अब यहाँ आप जो मर्जी लिखो, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे L1 L2 है तो L2 L3 लिखेंगे। अगर आप यहाँ X लिख दो या B लिख दो, C लिख दो, तो भी कोई गलत नहीं करेगा, वो भी सही है, लेकिन देखने में थोड़ा ऑड लगता है ना। तो इसलिए पैटर्न फॉलो करना चाहिए। जैसे AB है तो BC, L1 L2 है तो L2 L3, XY होता तो YZ, इस तरह से, तो बिलोंग्स टू R। ठीक, तो क्या हो जाएगा, L2 इज पैरेलल ऑफ L3, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, देखो क्या हमें मिलता है यहाँ से, L1 आपका, L1 पैरेलल है किसके, L2 के। ठीक, और ये L2 पैरेलल है किसके, L3 के। तो आपको पता है कि पैरेलल होने का मतलब क्या होता है, कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ईच पॉइंट पर सेम होगा। तो सपोज करो कि इनके बीच का डिस्टेंस ईच पॉइंट पर कितना है 2, और इनके बीच का डिस्टेंस सपोज करो 5 है एवरी पॉइंट पर। तो L1 और L3 के बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा, 7 रहेगा कि नहीं। तो इसका मतलब L1 और L3 भी तो पैरेलल हुए। तो L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब L1 और L3 भी पैरेलल
हुए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि L1 इज पैरेलल ऑफ L3, और इसका मतलब क्या हुआ कि L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R, है ना। तो देखो AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, AC ये और ये देखा जाता है, AC बिलोंग्स टू R। किसकी डेफिनेशन मिली? ट्रांजिटिव की। तो क्योंकि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन यहाँ एग्जिस्ट कर रही है तो हम लोग कह सकते हैं सो रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। तो देखो ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो फिर क्या कह देना चाहिए? हेंस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। कहाँ तक? ये इक्विवेलेंस रिलेशन तक, मीन्स यहाँ तक कर दिया। अब इसमें एक ये देखो नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, ये दिखाई दे रहा है सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। है तो बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा 9th 10th हाई स्कूल में जो भी कुछ आपने पढ़ा है उस पर आपको एक बार फिर से याद करने की ज़रूरत है कि क्या पढ़ा था, है ना। अगेन यहाँ कह रहा फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, मीन्स उन सभी लाइन के सेट को आप फाइंड करो जो कि रिलेटेड हैं किससे? इस लाइन से। तो सबसे पहले गिवन लाइन इज क्या है? y इक्वल 2x प्लस 4, ठीक है ना, ये आपको लाइन गिवन है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, अगर हम इसको कंपेयर करें, क्या करें? कंपेयर करें किससे? y इक्वल्स mx प्लस c से, है ना। तो हमको क्या मिलेगा? m इक्वल 2 मिलेगा, मीन्स इसका जो स्लोप है इस लाइन का वो क्या है? 2। अब जैसे यहाँ फिगर में समझिए, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐसे कुछ पॉइंट सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो हमें ये जानना है कि x एक्सिस पर ये कहाँ से जा रही है। तो आपको पता है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो y के प्लेस पर 0 रख दो, तो आपको 2x इक्वल -4 या x इक्वल -2 मिल जाएगा। तो देखो ये आपका -1 है, ये -2 है, ठीक। तो x एक्सिस पे ये यहाँ से जा रही है। और अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं y एक्सिस पर ये कहाँ से जा रही है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको पता है कि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ आप 0 रख दो तो y इक्वल्स 4 मिल जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 आपका ये है, मीन्स y पर यहाँ से जा रही है। तो दोनों पॉइंट को यदि हम लोग मिला दें तो आपको ये लाइन की कंडीशन पता चल जाएगी कि ये कहाँ से जा रही है, ठीक। तो ये है लाइन y इक्वल्स 2x प्लस 4, क्लियर सभी को? यही वो लाइन है। अब कह रहा है कि इस लाइन से रिलेटेड जितनी भी लाइन है उनको एक सेट के फॉर्म में दिखाओ, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे रिलेटेड का मतलब यहाँ क्या है, तुरंत आप बॉन्ड पर ध्यान दीजिए। बॉन्ड क्या है? L1 इज पैरेलल ऑफ L2, मीन्स किसी भी लाइन से वही लाइन रिलेटेड मानी जाएगी जो उसके पैरेलल हो। तो इसका मतलब इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइनें हैं वो सब इससे रिलेटेड हैं। और आपको ये पता है कि किसी एक लाइन के पैरेलल मैनी नंबर्स ऑफ लाइन हो सकती हैं या फिर इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट ही कहना ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि बहुत सारी होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे देखो इस तरह से बहुत सारी पैरेलल लाइन ऐसे ड्रा की जा सकती है ना, इधर भी और इधर भी, वो लोग कर सकते हैं ना। तो ये जितनी भी लाइन है इस तरह से ये सब इससे रिलेटेड हैं। तो आपको पता है कि पैरेलल लाइन में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जितनी भी लाइंस हैं पैरेलल में उन सब का स्लोप सेम होता है।
उनका जो स्लोप है, उनका जो ग्रेडियंट है वो सेम होता है, सिर्फ y पर ये जो कट लगता है जिसको हम लोग यहाँ c से दिखाते हैं, जैसे यहाँ 4 लिखा था तो इसका मतलब y पर उसने कहाँ इंटरसेक्ट किया, 4 पर। तो यही चेंज होता है कि जितना भी आप देख रहे हैं कि y पर जहाँ जहाँ ये कट हो रहा है उसका मतलब होता है c। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी लाइन यहाँ पर हैं इसके पैरेलल, उन सब का स्लोप तो 2 ही रहेगा, है ना। बस केवल यही c की वैल्यू बार बार चेंज होगी। तो हमें तो पता नहीं है कि कितनी लाइन है, 1 आध 2 4 होती तो लिख लिख के दिखा देते भाई c की वैल्यू एक बार 2 है, एक बार 1 है, एक बार -1 ऐसे करके बता देते। लेकिन बहुत सारी लाइनें हैं तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर the lines which are related to given line क्या हो जाएगी, y इक्वल्स m के प्लेस पर यही 2 रखेंगे, क्योंकि जितनी भी लाइन है सबका स्लोप 2 ही होगा। और यहाँ का नहीं पता तो यहाँ हम c ही रहने देंगे, ठीक। और यहाँ लिख देंगे वेयर c इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक, c इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि c के प्लेस पर कोई भी चीज़ हो सकती है। रियल नंबर में से आप कुछ भी लिखोगे वो एक लाइन बन जाएगी। आपने c के प्लेस पे 1 लिखा वो भी एक लाइन बन गई, आपने 0.1 लिखा वो भी एक लाइन बन गई, आपने यहाँ -2 लिखा तो वो भी एक लाइन बन गई। तो c के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है। तो इसका मतलब जो आपसे ये पूछ रहा है कि सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन, तो वो आपका ये होगा y इक्वल्स 2x प्लस सी। स्लोप सेम रहेगा और यहाँ पर जो y एक्सिस पर आपका इंटरसेक्ट होता है वो बार बार चेंज होता रहता है अलग अलग लाइन के लिए। तो इसलिए हमने c लिख दिया और आगे कह दिया कि c बिलोंग्स टू r, मीन्स आप r में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करिए, यहाँ रखिए, तो आपको एक लाइन ऐसी मिलेगी जो इससे रिलेटेड होगी। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और आज जो है आपका ये एक्सरसाइज 1.1 ओवर हो चुका है। एक क्वेश्चन 15 नंबर हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा और कल से नए वीडियो हम लोग फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।